नमस्कार साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी लोगों का हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल यूपी उर्दू जीएस एकेडमी पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आप लोग हमारे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें और कमेंट भी करते रहें। कमेंट इसलिए करें ताकि हम अपने इस क्लास को और अट्रैक्टिव बना सकें। चलते हैं साथियों, हमने जो है भारतीय भूगोल के विषय में आपसे शुरुआत से चर्चा की है और अभी भी भारतीय भूगोल ही चल रहा है। बीच में एक टॉपिक हमने जो है ग्रहों का बताया था, वो इसलिए बताया था कि थोड़ा सा वो कंफ्यूजन भरा टॉपिक था, इसलिए बताया था। तो हम भारतीय भूगोल चल रहे थे, भारतीय भूगोल में। तो भारतीय भूगोल में आज हम आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेके आए हैं। उस टॉपिक का नाम है भारतीय मानसून। भारतीय मानसून याद करने वाली चीज नहीं है साथियों। भारतीय मानसून जो है, चूंकि मानसून दिखाई तो देती नहीं है, समझने वाली चीज है। समझिए आप लोग, और बहुत हिसाब से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा और नोट भी करते चलिएगा। मैं नोट भी करवाऊंगा। बहुत अच्छे से समझिएगा। थोड़ा सा कंफ्यूजन भरा टॉपिक है ये, लेकिन बहुत अच्छे से समझिएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए और याद हो जाए। तो सबसे पहले तो भारत का जलवायु, जो ये हमने चित्र बनाया है साथियों, इस विषय पे हम आएंगे, एक एक चीज आपको समझाएंगे। धैर्य रखिए, थोड़ा सा सब समझ जाएंगे आप। तो भारत का जलवायु कैसा है साथियों? भारत का जलवायु कैसा है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। इसका रीजन मैं बताता हूँ। इसका जब रीजन आप समझ जाएंगे तब आपको सब कुछ एकदम से दिमाग में बैठ जाएगा। क्या हमने कहा? भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय। उष्ण प्रश्न आते हैं इस पे तो ऐसे प्रश्न आते हैं कि आदमी फंस जाता है, जवाब नहीं दे पाता है। तो थोड़ा सा समझ लीजिए ताकि दिमाग में आपके बैठ जाए। उसके बाद आप लोग कर लें। चूंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए एक पार्ट में ये होगा नहीं, कम से कम 3 क्लास इसकी लेनी पड़ेगी मुझे। तो बहुत धैर्य से समझिएगा साथियों। उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। मानसूनी। सबसे पहले तो यही क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का जलवायु कैसा है। 4 ऑप्शन दे देते हैं और उसमें एक ऑप्शन में रहता है उष्णकटिबंधीय मानसूनी। लड़के यही नहीं समझ पाते हैं उष्णकटिबंधीय की शीतोष्णकटिबंधीय है। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत पेशेंस रखिएगा, धैर्य थोड़ा रखिएगा और मैं सारी चीज आपको बताऊंगा। सबसे पहली बात तो यही है कि भारत का जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। क्यों? मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा साथियों, समझने का विषय है ये, इसलिए आपको समझना होगा। आप सभी लोगों को ये पता है कि ये विषुवत रेखा है। सभी लोगों को ये पता है कि ये विषुवत रेखा है। और सभी लोगों को ये भी पता है कि 23.5 अंश पर कर्क रेखा होती है और दक्षिण में 23.5 अंश पर मकर रेखा होती है। ये भी सभी लोगों को पता है। इसमें एक चीज ये है कि जो सूर्य का प्रकाश है, ध्यान से समझते रहिएगा, दिमाग भटकाएंगे समझ नहीं पाएंगे। जो सूर्य का प्रकाश है साथियों, लंबवत विषुवत रेखा पर पड़ता है और साल भर विषुवत रेखा से कर्क रेखा और कर्क रेखा से विषुवत रेखा और फिर मकर रेखा, इन्हीं क्षेत्रों पर साल भर सूर्य का प्रकाश ज्यादा इन्हीं क्षेत्रों में रहता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंध।
समझ गए आप? जो कर्क रेखा है 23.5 अंश विषुवत रेखा के दक्षिण उत्तर में 23.5 अंश कर्क रेखा और दक्षिण में 23.5 अंश मकर रेखा। तो जो कर्क रेखा होती है और मकर रेखा होती है, सूर्य का प्रकाश इन्हीं के मध्य साल भर रहता है और डायरेक्ट विषुवत रेखा पर पड़ता है और साल भर इन्हीं दोनों रेखाओं के बीच में आता जाता रहता है। ठीक है, इतना समझ गए? तो इन कर्क रेखा और मकर रेखा मतलब इस क्षेत्र को क्या कहेंगे? उष्णकटिबंध। ठीक है, भारत हमारा कहाँ है? देखिए भारत, देखिए कहाँ है? भारत यही है, दिख रहा है साथियों? हाँ, भारत यही है। यानी कि जो भारत का दक्षिणी भाग है, प्रायद्वीपीय भारत, वो तो पूरा उष्णकटिबंधीय है ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये कर्क रेखा है इसके ऊपर का जो भारत है वो शीतोष्णकटिबंधीय होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यही चीजें तो समझने वाली हैं, तो हम बताते हैं आपको। अब इसको हटा रहे हैं। आप इतना समझ गए कि कर्क रेखा और मकर रेखा इन्हीं दोनों के बीच में साल भर सूर्य का प्रकाश रहता है, इसीलिए इन दोनों के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंधीय कहते हैं। इतना जान गए। अब इसको हटाते हैं हम। अब फिर आपको समझाने के लिए भारत बनाते हैं छोटा सा, समझते रहिएगा। ध्यान जो है इधर भटकाएंगे इधर उधर, तुरंत आप जो है दिमाग से आउट हो जाएगा। देख रहे हैं साथियों, छोटा सा हमने भारत बनाया। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गई है, समझते रहिएगा। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गई है। इसका मतलब कि कर्क रेखा के नीचे वाला उष्णकटिबंधीय हो गया और कर्क रेखा के ऊपर वाला शीतोष्णकटिबंधीय हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। क्यों नहीं है? भारत के उत्तर में, आप सभी लोग जानते हैं, भारत के उत्तर में ये क्या है? ये हिमालय। भारत के उत्तर में क्या है? हिमालय। इस हिमालय की वजह से जो साइबेरियन और चीन से जो ठंडी हवाएं, साइबेरिया की और चीन से, साइबेरिया किसको कहते हैं? रूस के उत्तरी भाग को साइबेरिया कहते हैं। साइबेरिया और चीन की जो ठंडी हवाएं हैं वो भारत में घुसने नहीं पाती हैं। और जब ठंडी हवाएं भारत में घुसने नहीं पाती हैं हिमालय की वजह से, तो भारत पर कोई असर नहीं पड़ता। ये ठंडी हवाएं आ ही नहीं पाती हैं, तो गर्म रह जाता है ये सब। इसीलिए उष्णकटिबंधीय पूरा कहा जाता है भारत को। क्यों? क्योंकि साइबेरिया की और चीन की जो ठंडी हवाएं हैं, साइबेरिया की और चीन की जो ध्रुवीय हवाएं आती हैं ना, उत्तरी ध्रुव से और उत्तरी ध्रुव की तरफ से ये आती हैं जो हवाएं, वो भारत में घुसने नहीं पाती इस हिमालय की वजह से। तो भारत में जो है जब घुस ही नहीं पाती तो शुष्क हो ही नहीं, मतलब ठंडी हो ही नहीं पाती। तो इसलिए ये पूरा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बना रहता है पूरा भारत। इसीलिए कहते हैं कि भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मानसूनी क्यों है उसको भी बता देंगे। उष्णकटिबंधीय आप समझ गए कि क्यों है? तो इसी हिमालय की वजह से, हिमालय बहुत बड़ा रोक है, इसी वजह से जो है भारत में वास्तविक ठंडी नहीं हो पाती। वास्तविक ठंडी कहाँ होती है? रूस में, यूरोप में। जब यूरोप वाले कभी कभार भारत में घूमने आते हैं, ठंडियों के महीनों में भी अगर आते हैं वो, तो सैंडो बनियान पहन के घूमते हैं। क्यों? क्योंकि उनको गर्म लगता है। वास्तविक ठंडी यहाँ नहीं हो पाती है इसी हिमालय की वजह से। इसीलिए भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय आप समझ गए, अब मानसूनी समझिए। तो उष्णकटिबंधीय में 2 लाइन लिख लीजिए। लिखिए, पहले तो एक पॉइंट ये लिख लीजिए
भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय और मानसूनी है। इसी के नीचे लिखिए पॉइंट डाल के, हिमालय की उपस्थिति के कारण, हम भी लिख रहे हैं, हिमालय की उपस्थिति के कारण, हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन में चलने वाली, साइबेरिया और, नोट्स बनाते रहिए नहीं दिमाग से निकल जाएगा, साइबेरिया और चीन में चलने वाली, चलने वाली, साइबेरिया और चीन में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं, उत्तरी ध्रुव से आती है ना ठंडी हवाएं भाई, कर्क रेखा के ऊपर शीतोष्ण है, बहुत ठंडा है, उधर सूर्य का प्रकाश उधर नहीं जाता है। तो दिख रहा है बोर्ड पूरा साथियों? हाँ, तो साइबेरिया और चीन में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं, हिमालय की उपस्थिति के कारण साइबेरिया और चीन में चलने वाली ध्रुवीय हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती, भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं, भारत में प्रवेश नहीं कर पाती हैं। इसीलिए वास्तविक शीत ऋतु भारत में नहीं पड़ती है, ठीक है। और पूरे भारत का मानसून कैसा बना रहता है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी। मानसूनी क्यों है इसको भी बताते हैं। हो गया, ये प्रवेश नहीं कर पाती है। आप समझ ही गए क्यों नहीं प्रवेश कर पाती है। यहाँ उत्तरी सीमा पर क्या है? हिमालय, इसीलिए प्रवेश नहीं कर पाती है। ये इसी हिमालय की वजह से, अगर हिमालय ना होता तो भारत का जो उत्तरी भाग है कर्क रेखा के ऊपर वाला, एकदम से वास्तविक ठंडी रहती वहां। तो हिमालय बहुत बड़ा रोधक है। अब ये समझ गए कि उष्णकटिबंध क्यों है। अब लिखिए अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। अब ये हो गया। अब यहां हेडिंग डालिएगा कि भारत एक मानसूनी जलवायु देश है। भारत एक मानसूनी जलवायु देश है। अभी हमने आपको बताया कि भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। अब उष्णकटिबंधीय आप समझ गए। अब मानसूनी क्यों है ये समझिए कि भारत का जलवायु एक मानसूनी जलवायु है। क्यों? उसका रीजन भी आपको जानना चाहिए ना, तो हम बता रहे हैं। हेडिंग डाले आप, ये भी थोड़ा ध्यान से समझिएगा। लिखिए, देखिए, समझिए। मौसम परिवर्तन के साथ हवाएं भी, समझते चलिए। अभी समझिए, मौसम परिवर्तन के साथ हवाएं भी दिशा में परिवर्तन करती हैं। दिशा में परिवर्तन करती हैं। मौसम परिवर्तन के साथ हवाएं भी अपने दिशा में परिवर्तन करती हैं। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं चलती हैं। अब यहां से समझिएगा, भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। पहला कौन? पहला उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, समझते रहिएगा। और दूसरा क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून, दक्षिण पश्चिमी मानसून। पहला है
उत्तर पूर्वी मानसून और दूसरा है दक्षिण पश्चिमी मानसून। क्यों? क्योंकि मौसम बदलने के साथ साथ हवाओं में भी दिशा परिवर्तन होता है और भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं चलती हैं, दो तरह की, समझिएगा। भारत में दो तरह की मानसूनी हवाएं प्रवाहित होती हैं। अब समझिएगा, उत्तर पूर्वी मानसून में लिखिए, पहले समझ लीजिए, उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून में साथियों, जो उत्तर पूर्वी मानसून है, समझिएगा, उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर और पूरब, ये वाली हवाएं, ये जो हमने दिशा दिखाया है ना इसमें, ये वाली हवाएं, ये वाली, ये उत्तर पूर्वी हुआ। और दक्षिण पश्चिमी कौन हुआ? दक्षिण ये है, पश्चिम ये है, तो ये वाली हवा दक्षिण पश्चिमी हो गई और उत्तर वाली हवा उत्तर पूर्वी हो गई। तो हम पहले आपको बताएंगे उत्तर पूर्वी मानसून। तो इसमें समझिएगा कि शीत ऋतु में ये बहती है, शीत ऋतु में मतलब ठंडियों के दिनों में। उत्तर पूर्वी मानसून जो होता है, उत्तर पूर्व से जो हवाएं चलती हैं ठंडी, वो शीत ऋतु में बहती हैं। ठीक है, इसके आगे देखिएगा, चूंकि, समझते रहिए, बहुत ध्यान से समझिएगा यहाँ पे, चूंकि जो उत्तर पूर्वी हवाएं जो प्रवाहित होती हैं वो ज्यादातर स्थल खंड से प्रवाहित होती हैं। क्यों? इधर चीन है, इधर साइबेरिया है, इधर भारत का स्थल भाग है। ठीक है, तो ये ज्यादातर स्थल खंड से प्रवाहित होती हैं, इसलिए इनमें आर्द्रता की कमी होती है, इनमें आर्द्रता की कमी होती है, इनमें नमी नहीं होती है। ठीक है साथियों, समझते रहिएगा। अब यहीं पे एक चेंजेस है, यहीं पे यहाँ से जो हवाएं गुजरती हैं इनमें तो नमी नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये ज्यादातर स्थलीय होती हैं। लेकिन यहीं पे जो पूरब दिशा, उत्तर पूरब दिशा, यहाँ कोने से, इस कोने से देखिए, उत्तर पूर्व, बिल्कुल भारत के उत्तर पूर्व में इस दिशा से जो हवाएं आती हैं, समझते रहिएगा, वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए, बंगाल की खाड़ी से ऊपर से आकर के यही कहाँ, कोरोमंडल तट पर, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आकर के, चूंकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती हैं तो जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं, जो नमी है वो बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से, मतलब वो ऑब्जर्व कर लेती हैं नमी, जितना उनको सफिशिएंट चाहिए ऑब्जर्व कर लेती हैं और आके यही पूर्वी तट के कोरोमंडल तट से टकराती हैं और सारा बारिश यहीं कर देती हैं। तो ये हम बात कर रहे थे उत्तर पूर्वी मानसून की। उत्तर पूर्वी मानसून से जो ठंडी हवाएं आती हैं वो ज्यादातर स्थलीय होती हैं और शीत ऋतु में ये हवाएं बहती हैं। इतना ध्यान रखिए कि ये हवाएं शीत ऋतु में बहती हैं। शीत ऋतु में हमेशा ध्यान रखिएगा कि उत्तर पूर्वी मानसून से जो ठंडी हवाएं जो प्रवाहित होती हैं वो हमेशा शीत ऋतु में प्रवाहित होती हैं और ज्यादातर चूंकि स्थल खंड रहता है, स्थल खंड से होकर आती हैं, इसलिए भारत में तो ज्यादा बारिश नहीं कर पाती। लेकिन जो हवा भारत के उत्तर पूर्व से होकर के आती है, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बहकर आती है, वो मतलब सफिशिएंट कहें कि वो नमी जो है इस बंगाल की खाड़ी से, समुद्र से ले लेती है नमी और आकर यही कोरोमंडल तट से टकराती है और सारी बारिश एकदम बहुत भयानक बारिश करती है। यहाँ पर 200 सेंटीमीटर समझ लीजिए। ठीक है, तो ये तो बात हो गई उत्तर पूर्व मानसून की। अब हम बात करेंगे दक्षिण पूर्व मानसून की। इसमें कुछ चीजें और हैं उत्तर पूर्व मानसून में। तो ये तो आप समझ गया उत्तर पूर्व मानसून। अब दक्षिण पश्चिम मानसून, अब इसके बारे में समझिए। इसके बारे में आप समझ गए, उत्तर पूर्व मानसून शीत ऋतु में यानी ठंडियों में चलती हैं और ज्यादातर स्थल खंडीय होती हैं, इसलिए ज्यादा बारिश भारत में तो नहीं कर पाती। लेकिन जो उत्तर पूर्व से हवा बंगाल की खाड़ी के ऊपर से आती है वो नमी एब्जॉर्ब कर लेती है समुद्र से और आके कोरोमंडल तट पर भयानक बारिश करती है, 200 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक। ठीक है,
अब हम बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून की। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते होंगे साथियों कि जो दक्षिण पश्चिम दिशा है वो यही है और मानसून यही है। तो अब इसके बारे में, भारत के में ये ग्रीष्म ऋतु में चलती हैं। ये जो दक्षिण पश्चिम मानसून होता है ये ग्रीष्म ऋतु में चलता है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूजन में ना होइएगा, उत्तर पूर्व मानसून हमेशा शीत ऋतु में चलता है, दक्षिण पश्चिम मानसून हमेशा ग्रीष्म ऋतु में चलता है। तो जो ये दक्षिण पश्चिम मानसून है ये हमेशा ग्रीष्म ऋतु में चलता है, जो हिंद महासागर के ऊपर से आता है। हिंद महासागर है ना, इधर ये पूरा हिंद महासागर है आपका, इधर अरब सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है। तो ये हिंद महासागर के ऊपर से आता है, भरपूर मात्रा में नमी लेकर आता है, भरपूर मात्रा में नमी लेकर आता है और इसी पश्चिमी तट से टकराता है और मालाबार तट पे भयंकर बारिश करता है। मालाबार तट पे भयंकर बारिश करता है। चूंकि इसके पास नमी भरपूर होती है तो ये हवाएं आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में वर्षा कर सकती है और करती भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए पूरे भारत में वर्षा कर सकती है, करती भी है। तो दो मानसून हो गया, एक उत्तर पूर्व मानसून और एक दक्षिण पश्चिम मानसून। उत्तर पूर्व मानसून से कोरोमंडल तट पे भारी बारिश और दक्षिण पश्चिम मानसून से मालाबार तट होते हुए पूरे भारत में इतनी नमी होती है इनमें, क्योंकि हिंद महासागर के ऊपर से डायरेक्ट आती है, कहीं स्तर नहीं, इसलिए पूरे भारत में ये वर्षा कर सकती है, करती भी है। ठीक है, अब नोट भी करते चलिएगा साथियों। अब जो है भारत में वर्षा लिख लीजिए, भारत में वर्षा। अब आप तो ये समझ गए कि मानसूनी क्यों है, क्योंकि इसमें दो मानसून से वायु प्रवाहित होती है और दोनों मानसून से बराबर वर्षा करती है। जो उत्तर पूर्वी मानसून है, जो उत्तर पूर्वी हवाएं हैं जो शीत ऋतु में चलती हैं, वो थोड़ा स्थलीय होती हैं, इसलिए भारत में वर्षा नहीं कर पाती ज्यादा उतना। लेकिन जो भारत के उत्तर पूर्व से जो है अरुणाचल प्रदेश की तरफ से या सिक्किम के ऊपर से होते हुए जो हवाएं आती हैं, इस बंगाल की खाड़ी के ऊपर से वो अपना जो है जो भी नमी होता है वो बंगाल की खाड़ी से अब्जॉर्ब कर लेती हैं और कोरोमंडल तट पर भयानक बारिश करती हैं। तो एक तो उत्तर पूर्व मानसून से बारिश और एक दक्षिण पश्चिम मानसून से बारिश हिंद महासागर के ऊपर से आती है, भयानक वर्षा पूरे भारत में ये कर सकती है और करती भी हैं। भले ही ज्यादा वर्षा यहीं पे करती है मालाबार तट पे, लेकिन इनकी वजह से पूरे भारत में वर्षा हो जाती है और इसकी वजह से भी उत्तर पूर्व मानसून से भी वर्षा हो जाती है। तो दो तरह का मानसून हो गया। इसलिए हमने बताया था कि भारत का जलवायु कैसा है, भारत का जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आप समझ गए होंगे, आप बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट हो गया होगा कि उष्णकटिबंधीय और मानसूनी क्यों है। उष्णकटिबंधीय हिमालय की वजह से है और मानसूनी इसलिए है क्योंकि दो मानसून इसमें रहता है, एक उत्तर पूर्वी और एक दक्षिण पश्चिम। समझ गए। अब लास्ट टॉपिक छोटा सा ये है, इसको समझा देंगे तो वर्षा आप बिल्कुल समझ जाएंगे। भारत में वर्षा, इसको समझिए थोड़ा। भारत में वर्षा, तो जैसा कि हमने बताया कि भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है, दो ऋतुओं में, एक ग्रीष्म काल में और एक शीत काल में। ठीक है, तो अब ये ग्रीष्म काल में कब और शीत काल में कब, ये भी जान लीजिए। भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है और दोनों ऋतुओं को आप अच्छे से समझ चुके हैं, आसानी से समझ चुके हैं और उष्णकटिबंधीय भी समझ चुके हैं आप। तो अब देखिए कि भारत में वर्षा, तो इसमें लिखिए आप कि भारत में दो ऋतुओं में वर्षा होती है। कौन कौन सा ऋतु? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। लिख लीजिए, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। पहला ग्रीष्म ऋतु लिख लीजिए, दूसरा शीत ऋतु लिख लीजिए। उसके बाद व्याख्या लिखिएगा थोड़ी सी। ग्रीष्म ऋतु वाली लिखिएगा, ग्रीष्म ऋतु।
एक तो आपने ग्रीष्म ऋतु लिखा है और एक लिखा है शीत ऋतु, शीतकालीन ऋतु, ग्रीष्म ऋतु वर्षा। अब इस वर्षा में लिखिएगा, ग्रीष्मकालीन वाले में लिखिएगा कि यह वर्षा 1 जून से लेकर के 1 जून से लेकर, कहा जाता है ना कि 1 जून को मालाबार तट पर मानसून आ जाता है। एक आ जाता है, लेट लपेट वो अलग चीजें हैं, लेकिन माना यही जाता है। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक, एक ग्रीष्म ऋतु के बारे में हम लिखवा रहे हैं कि 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक चलती हैं। 1 जून से लेकर 15 सितंबर तक चलती हैं ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा। जो ग्रीष्म ऋतु वाली हवाएं होती हैं, हिंद महासागर से आती हैं, पूरा एकदम से नमी ले भर करके, वो 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक चलती हैं। इसके आगे लिखिए, यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होता है। मतलब इस वाले दक्षिण यही तो है, पश्चिम ये है, तो इसमें लिख लीजिए कि यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ग्रीष्म ऋतु वाली। यह वर्षा पूछा जाता है पेपर में भाई, कभी कभी पूछा जाता है कि ग्रीष्म ऋतु वाली वर्षा कब कब होती है, भारत में कब होती है, उसका डेट क्या है, दिया जाता है। तो 1 जून से लेकर के 15 सितंबर तक यह वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसूनों से होती है, जो अत्यधिक आर्द्रता वाली होती हैं। जो अत्यधिक आर्द्रता वाली, आर्द्रता मतलब नमी रखने वाली, जो अत्यधिक नमी रखने वाली हवाएं होती हैं। क्यों नमी रखती हैं? क्योंकि ये डायरेक्ट हिंद महासागर के ऊपर से आती हैं, सारा नमी अपने अंदर सोखे रहती हैं, लिए रहती हैं। तो ये अत्यधिक आर्द्रता वाली हवाएं होती हैं। यह सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी तट, सबसे पहले 1 जून को हमने बताया ना, सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी तट, यही तो है पश्चिमी तट। सबसे पहले 1 जून को पश्चिमी तट पर टकरा कर बारिश करती है। हमने ये भी बताया था लगभग 200 सेंटीमीटर या उसके आसपास, ज्यादा कम भी हो सकता है, लेकिन बहुत भयंकर बारिश करती हैं। तो यह जो ग्रीष्म का ऋतु वाली हवाएं हैं, यह सर्वप्रथम 1 जून को पश्चिमी तट से टकरा करके भयंकर बारिश करती हैं। अब शीत ऋतु वाली लिखो, समझो। शीत ऋतु, शीत ऋतु, शीत, हमने 2 ऋतु बताई थी ना, एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। तो ग्रीष्म ऋतु आप जान गए, अब शीत ऋतु देखो। शीत ऋतु की वर्षा, शीत ऋतु की वर्षा शीत ऋतु की वर्षा 2 तरह की हवाओं से होती है। साथियों, आप सोच रहे होंगे कि उत्तर पूर्व मानसून तो बता दिए, दक्षिण पश्चिम मानसून बता दिए, ये क्या है जो बना हुआ है, ये क्या है जो बना हुआ है, ये क्या बना हुआ है, हाथी का सूंड जैसा लग रहा है ना, यही सोच रहा है ना, तो इसको हम बता रहे हैं। तो 2 तरह की हवाओं से होती है। पहला पश्चिमी विक्षोभ। अब इसके बारे में आपको बताएंगे। पहला पश्चिमी विक्षोभ और दूसरा आप जानते ही उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून, तो उत्तर पूर्वी मानसून तो आप समझ चुके हैं कि स्थलीय होती हैं, साइबेरिया और चीन की तरफ से ठंडी हवाएं चलती हैं, ध्रुवीय हवाएं होती हैं और स्थलीय ज्यादातर होती हैं, इसलिए
इनकी वजह से भारत में कम बारिश होती है। लेकिन जो हवाएं उत्तर पूर्व से होके आती हैं, बंगाल की खाड़ी के ऊपर से बिल्कुल नमी लिए हुए रहती हैं, बंगाल की खाड़ी से समुद्र से ले लेती हैं नमी और आकर जो है कोरोमंडल तट से टकराती हैं पूर्वी घाट से और वहीं पर वर्षा भारी करती है। तो उत्तर पूर्वी मानसून आप समझ चुके हैं। अब आपको समझना क्या है, पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ, आप सोच ही रहे थे कि ये क्या चीज है। आधा तो इधर मुड़ गया है और आधा चला गया है चीन की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ, अब ये देखिए, ये एक पश्चिमी विक्षोभ के बारे में बता रहे हैं। पश्चिमी विक्षोभ यह एक, समझते रहिएगा, यह एक शीतोष्ण, क्या शीतोष्ण, शीतोष्ण मतलब बहुत ठंडी, शीतोष्ण चक्रवात है, चक्रवात। पश्चिमी विक्षोभ में लिखिएगा ये कि यह एक शीतोष्ण चक्रवात है। समझिए, यह एक शीतोष्ण चक्रवात है जो भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर के पास से, भूमध्य सागर के पास या उसके भूमध्य सागर के ऊपर से चलती हैं, जो भारत के पश्चिम से भूमध्य सागर के ऊपर से होते हुए भूमध्य सागर के ऊपर से होते हुए, आपने देखा होगा जब आपने जो है विश्व मैप देखा होगा तो आपने देखा होगा भारत के पश्चिम में यहाँ पर एक भूमध्य सागर है, फिर बगल में इधर जब थोड़ा सा पूरब आप आएंगे तो यही काला सागर है। तो भूमध्य सागर से होते हुए, भूमध्य सागर के ऊपर से होते हुए, काला सागर से होते हुए, भूमध्य सागर के ऊपर से होते हुए काला सागर से होते हुए ठीक है। तो आप भूमध्य सागर से चलती हैं पश्चिमी विक्षोभ, और भूमध्य सागर से चलती हैं तो रास्ते में काला सागर भी मिलता है। रास्ते में ये इधर मैप जो है, मैप में आप जब देखेंगे तो भूमध्य सागर भारत के पश्चिम में मिलेगा, भारत के पश्चिम में जो ये जम्मू कश्मीर दिख रहा है इसी के सीधाई में थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ भूमध्य सागर मिलेगा, फिर यही काला सागर आगे है। तो भूमध्य सागर से होते हुए, काला सागर से होते हुए, ठीक है, होते हुए आती हैं, ठीक है, होते हुए आती हैं। और यहीं पर समझिए, जब ये आती हैं तो बीच में पड़ जाता है क्या, जम्मू कश्मीर, जो पहाड़ी एरिया है, ऊंचा भी है। क्यों ऊंचा है? क्योंकि यहीं पर केटू गार्डियन स्टीम पाया जाता है, यहीं पर कराकोरम श्रेणी के जो ट्रांस हिमालय है, तो कराकोरम श्रेणी जो है ट्रांस हिमालय का, वहीं पर पाया जाता है केटू जो सबसे ऊंचा है भारत का। तो चूंकि यहाँ जम्मू कश्मीर पर जाता है और बहुत ऊंचा भी है, तो कुछ हवा तो सीधे चली जाती है, पार कर जाती है चीन की तरफ, लेकिन कुछ हवा इससे टकराकर मुड़ जाती है, भारत की तरफ अपना दिशा बदल लेती है और आकर दिल्ली में वर्षा करती है। तो इस तरह से भारत में जो है वर्षा शीत ऋतु में दो तरह से होती है, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से, एक तो उत्तर पूर्वी मानसून से और एक पश्चिमी विक्षोभ से, हमने बताया। तो एक तो आप दक्षिण पश्चिम मानसून से जो वर्षा होती है वो आप पढ़ ही चुके। अब उत्तर पूर्व से जो वर्षा होती है उसमें तो उत्तर पूर्वी मानसून है ही, लेकिन साथ में ठंडियों में शुष्क हवा लेकर के भूमध्य सागर से जो पश्चिमी विक्षोभ आता है, इस कारण भी चूंकि हिमालय रास्ते में पड़ता है तो कुछ ठंडी हवाएं दिल्ली की तरफ मुड़ जाती हैं और कुछ हवाएं इसको पार करके आगे बढ़ जाती हैं, तो वो आगे जाकर पश्चिम में पूर्व में वर्षा करती हैं। लेकिन
जो हवाएं दिल्ली की तरफ भारत में अंदर घुस जाती हैं वो दिल्ली में बारिश करती हैं और आसपास के क्षेत्रों में बारिश करती हैं। तो साथियों आज पहला पार्ट था, तो पहले पार्ट में हमने इतना आपको समझाया। कम से कम 3 पार्ट लगेगा भारतीय मानसून समझने में, इतना छोटा भी नहीं है कि एक में हो जाए, कम से कम 3 पार्ट लगेगा, हो सकता है चौथा भी लग जाए। तो बहुत धैर्य से और बहुत हिसाब से बहुत अच्छे से समझिएगा और फिर नोट्स बनाइएगा। मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून दोनों समझ गए हैं और जो पश्चिमी विक्षोभ आता है ये भी समझ गए हैं और भारत एक उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु वाला देश है ये भी समझ गए हैं। तो आप लोगों को पूरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे क्लास को साथियों सब्सक्राइब भी करते रहें, शेयर भी करते रहें, कमेंट भी करते रहें ताकि हम क्लास को और थोड़ा अट्रैक्टिव बना पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।